अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो है उसके बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में और आगे आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ऊपर किया है क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड के तहत। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें ये बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्ट एंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, कि एक रेक्ट एंगल की जो लेंथ है वो 4 टाइम इट्स विड्थ यानी इसकी विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इन दी एंड आगे पढ़ूँ तो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ूँ तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, आपने इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस मालूम करनी है। डायमेंशंस खैर एनीवे ट्रांसलेट करना तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली में अब इसको समझते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। तो डिटेल वाइज मैं बात करूंगा इसको समझाने के लिए। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आ गया वो यानी वीडियो को आगे कर लीजिए और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ वहाँ से वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए डिटेल से अगर बात करें तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर रेक्टेंगल किसे कहा जाता है, आप ये हमें बताइए। तो ये आ गई हमारे सामने रेक्टेंगल की डेफिनेशन। पहले आपको मैं ज़बानी बता देता हूँ कॉन्सेप्ट से कि रेक्टेंगल किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोई भी शक्ल, कोई भी फिगर उस वक्त रेक्टेंगल होती है जब दो कंडीशंस हों या दो रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं। पहली कंडीशन क्या, कि उस फिगर का हर इंटरनल एंगल जो होता है, हर अंदर वाला जाविया जो होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये एक फिगर नज़र आ रही है, इसके तमाम अंदरूनी जाविये जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। जैसे ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। अगर आप यहाँ पे डी रखेंगे तो ये 90 का हो जाएगा, इधर डी रखेंगे तो ये 90 का हो जाएगा। और ये जो बॉक्सेस होते हैं ये 90 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये बॉक्सेस मीन राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहा जाता है, 90 के एंगल को ही राइट एंगल कहा जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है रेक्टेंगल होने की, कि उस शक्ल के अंदरूनी जाविये या इंटरनल एंगल्स जो हैं वो सारे के सारे 90 या 90 डिग्री के होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ऑपोजिट साइड्स क्या होती है। जैसे ऑपोजिट साइड्स का मतलब होता है मुखालिफ सिमत वाला। जैसे इस लाइन के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। इस लाइन के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो आप देख सकते हैं कि इस फिगर के अंदर ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इक्वल लेंथ का तो समझ में आ गया होगा, जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही इसकी है, और जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही इसकी है। तो ये इक्वल लेंथ वाली बात तो क्लियर होगी। रही बात पैरेलल की, तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि दो लाइनें अगर एक ही जितनी डिस्टेंस के साथ साथ आगे बढ़ रही हों तो वो लाइन जो होती है वो पैरेलल कहलाती है। जैसे इस यहाँ यानी ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, उतना ही यहाँ, यानी कहीं से भी आप नाप लो, मेजर कर लो, इन दोनों के दरमियान फासला इक्वल है, इसी चीज़ को पैरेलल बोला जाता है। तो इसी तरह इस लाइन का फासला यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल है। तो बेसिकली पता क्या चला, ये लाइन इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और इक्वल भी है। तो जिस फिगर के अंदर ये दो शर्तें आपकी पूरी हो जाएंगी वो फिगर कहलाएगी रेक्ट एंगल। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। अ रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड फ्लैट शेप वेयर एवरी एंगल इज राइट एंगल। वही बात है, एक रेक्टेंगल जो होती है 4 साइड वाली फ्लैट शेप को बोलते हैं जिसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है। और एक और बात, शायद कुछ बच्चों को ये लाइनें डिस्टर्ब कर रही हो, तो देखिए अगर एक लाइन मैं इस पे डाल दूंगा, एक लाइन इस पे डाल दूंगा छोटी छोटी, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो ताल्लुक है ना वो इस लाइन के साथ है, इस लाइन के साथ नहीं है। इसी तरह अगर इस लाइन का और इस लाइन का ताल्लुक मुझे बनाना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, दो लाइन इधर डाल दूंगा, दो इधर, यानी कि इन
अगर यहाँ पे भी एक डालूंगा, यहाँ पे भी एक डालूंगा, तो चारों एक जैसी लाइन हो जाएगी। तो फ़र्क पैदा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे दो दो लाइनों से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है आर इक्वल साइड्स। अगर किसी फिगर में 3 साइड्स होती हैं तो फिर 3 3 लाइनें डाल के भी मेंशन कर देते हैं, यानी दो कोई सी भी दो साइड्स आपस में बराबर होंगी तो इन लाइनों की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। फाइनली एक छोटा सा यहाँ पे इन्होंने ये एक ये चीज़ भी रखी हुई है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये फिगर जो है, ये फिगर इस वक्त रेक्ट एंगल है, बिकॉज इसके अंदरूनी जाविये जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो अभी भी ये रेक्ट एंगल है, बिकॉज इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री के हैं, जबकि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। जैसे इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, इधर भी 208 है, इधर भी 208 है। इसको मैं कैसे भी कर लूँ ये रेक्ट एंगल ही रहेगी। लेट्स सपोज इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो अभी भी ये रेक्ट एंगल है, क्योंकि इंटरनल एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं और ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। इधर भी 145 है, इधर भी 145, 208 208। तो आई होप ज़्यादा घुमाने फिराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे क्वेश्चन में एक चीज़ आपको शायद ना मालूम हो, वो है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्ट एंगल। कि रेक्ट एंगल का पेरीमीटर जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये भी चीज़ अभी बता देता हूँ, इसी के ऊपर बता देता हूँ कि लेट्स सपोज ये समझने के लिए फिगर बना रहा हूँ, ये मेजरमेंट्स इसकी गलत हो सकती हैं, ठीक है। सिर्फ आपने पैरामीटर को समझना है, मेरे फिगर के अंदर गलती नहीं निकालनी, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, पेरीमीटर का मतलब ये होता है डिस्टेंस। जहाँ भी आपके सामने पेरीमीटर आया हुआ है तो इट्स मीन के डिस्टेंस की बात की जा रही है। अब सवाल ही पैदा होता है कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका ये पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, ये बी रख देते हैं, ये सी रख देते हैं और ये डी रख देते हैं, ठीक है। तो अब डिस्टेंस की बात क्या कर रहे थे हम लोग। तो लेट्स सपोज एक बंदा है, वो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। तो वो ए पॉइंट से चलने के बाद वो बी पे पहुँचे, फिर बी से फिर सी पे पहुँचे, फिर डी पे पहुँचे और फिर दोबारा ए पे पहुँच जाए। तो ए से चलने के बाद दोबारा ए तक पहुँचने में जितना फासला या डिस्टेंस उसने कवर किया उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको यानी कि ये तो था कॉन्सेप्चुअली, अभी आपको इसका फार्मूले के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि फार्मूला इसका कैसे बनता है। लेट्स सपोज इस यानी कि डिस्टेंस को मैं x का नाम दे देता हूँ और इस डिस्टेंस को विड्थ को मैं दे देता हूँ y का नाम, ठीक है। अगर ये y है तो ये भी y है, ये x है तो ये भी x कहलाएगा। तो आसान सी बात है, ज़्यादा मसला नहीं है। पेरीमीटर मतलब फासला कहाँ से किसी भी जगह से चले और पूरी फिगर के ऊपर घूमते फिरते दोबारा वहीं पे पहुंच गए और जितना फासला आपने तय किया वो पेरीमीटर कहलाएगा रेक्ट एंगल का, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो कितना फासला तय किया, तो उस यानी ए से चलना शुरू किया था ना, तो ए से यहाँ तक पहुँचा, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो यानी कि इसने एक्स इतना कवर किया ना, x लिख लिया इसलिए, फिर प्लस कर दो इसमें, फिर उसके बाद उसने y डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो हमने नाम दिया है वो कितना, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कितना डिस्टेंस है तो हम y का नाम दे देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दे दिया y। उसके बाद वो बंदा c से लेके d तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसके इक्वल रखा हुआ है हमने, x के इक्वल रखा हुआ है। इसी तरह फिर d से a तक आने में जितना फासला उसने तय किया वो कितना किया, वो y फासला तय किया, ठीक है। और इसके बाद अब यानी इतना टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है जिसको मैं पेरीमीटर का नाम भी दे सकता हूँ। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करें तो x और x कितना हो जाएगा 2x और y कितना हो जाएगा 2y, ठीक है। और यहाँ पे आ गया पेरीमीटर हमारा। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करें तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को निकाल लो बाहर और अंदर बच जाएगा x प्लस y और इधर आ जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। तो एक चीज़ अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वाला फार्मूला जो है वो पेरीमीटर का कैसे बना। और याद रहे कि मैं लिखना भूल गया कि ये रेक्ट एंगल का पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला है। तो इसको अब मिटा देते हैं। मिटाने के बाद ऊपर चलें तो अब हम ये हमारा क्वेश्चन आ गया। इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, इससे आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल। ये डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल किसे कहा जाता है, डायमेंशंस का मतलब होता है
ये जो x और ये जो x हैं ये इसकी डायमेंशंस हैं, x और y। डायमेंशन मतलब कोई भी चीज़ कितनी लंबी चौड़ी है वो उसकी डायमेंशंस कहलाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है इन x और y की वैल्यूज़, जो कि आप क्या मालूम करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आप पूरे के पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर क्रैमल या इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन दी एंड जो सोल्यूशन सेट मालूम करोगे ना आप, उस सोल्यूशन सेट के अंदर एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है, और वही आपने डायमेंशन यानी ये x और y मालूम करना है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, लिख लो पूरा या पूरा ही लिख लेते हैं, या आप सॉल्व भी लिख सकते हो। और ये लिखने के बाद आप क्योंकि रेक्टेंगल का जिक्र किया गया है क्वेश्चन में, तो रेक्टेंगल बनाएंगे। तो ये आ गई मेरे पास रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में इसके लेंथ और विड्थ के नाम रख दो। अगर मैं इसकी लेंथ को x से रिप्रेजेंट कर दूं और विड्थ को y से रिप्रेजेंट कर दूं तो ऐसा फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज सोल्यूशन सेट मालूम करना है ना, डायमेंशंस मालूम करनी है। जब वो नहीं मालूम तो टेम्परेरी बेस पे हम एक्स वाई रख लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कहेंगे लेट, और लेट लिखने के बाद क्या लेट कर रहे हैं हम, लेंथ और विड्थ। तो सबसे पहले विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की विड्थ कितनी रखी है, विड्थ रखी है हमने वाई। ठीक इसी तरह लेंथ कितनी रखी है, लेंथ भी रख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल जो कि क्या है x, ठीक है। तो लेंथ विड्थ हमने जो एज्यूम की थी वो हमने लिख दी। उसके बाद अब जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो क्या है, 4 टाइम्स ज़्यादा है इसकी विड्थ से। टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा। तो 4 टाइम्स ज़्यादा है तो 4 गुना ज़्यादा है। 4 गुना ज़्यादा को जाहिर करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कंडीशन की स्टेटमेंट डाल देते हैं ताकि चेक करने वाले को आसानी हो। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कुछ भी आप लिख लीजिए। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास, अब ये ध्यान से रखने वाली बात है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर मैं इधर लिखूँ लेंथ जो कि x से रिप्रेजेंट है, आप देख सकते हो फिगर के अंदर, ये जैसे ये x है, ठीक है, और ये y है। तो लेंथ एक तरफ लिख दूँ मैं विड्थ, ठीक है, तो विड्थ को किससे रिप्रेजेंट किया गया, y से। तो लेंथ 4 गुना ज़्यादा है। तो जो 4 है या 4 है जो हमारा मल्टीप्लाई किससे होगा, वो मल्टीप्लाई होगा x का। तो यानी कि अगर दोबारा से बताने की कोशिश करूँ, यानी इस स्टेट में क्या मैसेज मिल रहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ के बराबर है, लेकिन जैसे ही मैं इधर 2 कर दूंगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि लेंथ जो है वो विड्थ से 2 गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो इट्स मीन के लेंथ जो है वो विड्थ से 4 गुना ज़्यादा है, और यही क्वेश्चन में हमें ऊपर बताया गया था। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट तो ये आई। अब हम इसको अगर थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ये ऐसे बन जाएगा 4x, y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और इधर कुछ भी नहीं बचा तो इधर आ जाएगा 0। तो ये इस किस्म की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो अब हम मालूम करेंगे दूसरी इक्वेशन। दूसरी कैसे मालूम करेंगे, वो भी क्वेश्चन से ही निकल कर आएगी। पहली इक्वेशन इस लाइन से बन गई तो दूसरी इक्वेशन अगली लाइन से बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 150 सेंटीमीटर। तो ये दूसरी इक्वेशन है। कैसे, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी पीछे वीडियो के अंदर कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू, और पेरीमीटर कितना है वो है 150 सेंटीमीटर है ना। तो पेरीमीटर ये आ गया 150 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर लिखने यूनिट अभी लिख नहीं रहे, सिंपल ऐसे ही शो कर देते हैं। और यहाँ पे आप एंड लिख लीजिएगा, ठीक है, कि पहली इक्वेशन मालूम करने के बाद लिखेंगे और यानी कि एंड लिखने के बाद आप ये करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इससे इक्वेशन तो नहीं बनी, तो इक्वेशन बनाओ तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 150। तो इस तरह से ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि पेरीमीटर का फार्मूला कैसे बनता है रेक्टेंगल का, वो वीडियो में पीछे मैं कर चुका हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस, लिहाजा हमारा जो क्वेश्चन हमें चाहिए था, जो यानी कि हम सॉल्व कर सकते हैं जिन्हें मैट्रिक्स फॉर्म की शक्ल में तब्दील करके, वो इक्वेशन हमारे पास दोनों आ गई। आप हैंस लिखने के बाद यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख दो, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इसको दे दो इक्वेशन 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, इसको दे दो इक्वेशन 2 का नाम। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन में अगर आपको ये बताया गया क्रैमर रूल के तहत करने, क्रैमर रूल के तहत कर लो। इस क्वेश्चन को अगर इन्वर्स मेथड के थ्रू कहा गया है तो वैसे कर लो। आई होप क्वेश्चन जो है आप लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले को कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की 2 साइड्स हैं, जैसे कि एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, यानी लेंथ और विड्थ डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। उन साइड्स में जो फ़र्क है वो कितने का है, 3.5 सेंटीमीटर पे। लेट्स सपोज ये एक साइड है यानी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो 3.5 सेंटीमीटर का है। बट हमें ये नहीं पता कि ये साइड कितनी सेंटीमीटर की है और ये साइड कितनी सेंटीमीटर की है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस मालूम करनी है। डायमेंशंस मतलब वही पिछले क्वेश्चंस की तरह कि एक्स और वाई यानी लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। आगे उसने क्वेश्चन में क्या दिया गया कि इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, और इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 67 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ख़ास मुश्किल है नहीं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ को x का नाम दे देते हैं और इसकी विड्थ को y का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर यही चीज़ लेट करके सपोज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने लिख लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो कि किसके इक्वल रखा है मैंने, x के, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x। इसके बाद इसी तरह विड्थ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और इसको इक्वल रखा है हमने y के। तो ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ भी आप लिख सकते हो। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहली जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ से पता चलेगी कि डिफरेंस जो रेक्टेंगल की साइड्स के दरमियान है। तो अगर यानी कि डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर है, अगर दोनों साइड्स यानी एक साइड है x और दूसरी साइड है y, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इनके दरमियान में डाल दूंगा माइनस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो साइड्स के दरमियान डिफरेंस, और यही क्वेश्चन में बताया गया था, और ये कितना बताया गया, 3.5 सेंटीमीटर। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। अब रहेगी दूसरी इक्वेशन, वो हमने मालूम करनी है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी, पेरीमीटर जो दिया गया रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। पेरीमीटर आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एंड, क्योंकि हम दूसरी इक्वेशन मालूम करने जा रहे हैं, और पेरीमीटर का फार्मूला है यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू, किसके पेरीमीटर इक्वल है, 67 के। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 67। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ मल्टीप्लाई करवा के, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 67। तो इस तरह से ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब इसको इकट्ठा करके लिख लो। तो यहाँ पे लिख लूँगा हैंस, तो ये लिख लिया मैंने हैंस। और पहली इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3.5, और ये आ गया 1। और सेकंड थी 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 67, ये आ गई इक्वेशन 2। और इसके बाद आप फर्दर अब यहाँ पे लिखोगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, और इसके बाद इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। और फिर जो क्वेश्चन में आपको जो रिक्वायर्ड है इन्वर्स के मेथड से करना है तो इन्वर्स के मेथड से कर लो, और क्रैमर रूल के तहत सॉल्व करना है तो वैसे कर लो। तो आई होप इक्वेशन बनाना आगे होंगे क्वेश्चन के। आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ूँ तो इसमें बोला
जा रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ूं इससे बेहतर ये है कि पहले यही बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहा जाता है। तो पहले मैं एक रफ सी ट्रायंगल बना लेता हूं यहाँ पर। तो ये एक रफ सी ट्रायंगल मैंने बना ली है। ट्रायंगल के अंदर मेजरमेंट्स की गलतियां हैं जो कि मैं आपको पहले समझा लूँ, फिर बताऊंगा कि आपने ट्रायंगल कैसे बनानी है। अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल कि ट्रायंगल किसे कहा जाता है, ये भी एक बनता है, तो यही बता देता हूँ। ऐसी फिगर जिसके 3 एंगल्स हों और जिसकी 3 साइड्स हों, उस फिगर को बोला जाता है ट्रायंगल। ठीक है, तो इसकी 3 साइड्स भी हैं और 3 एंगल्स भी रखती है फिगर, तो इसलिए इस फिगर को ट्रायंगल कहा जाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक टाइप है, एक किस्म है। अब यानी कि कौन सी टाइप है, इस किस्म में क्या होता है, तो देखिए ऐसी ट्रायंगल जिसके 2 इंटरनल एंगल्स आपस में एक दूसरे के बराबर हों और जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो भी एक दूसरे के बराबर हों, तो उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। यानी 2 शर्त हैं। पहली शर्त क्या कि 2 इंटरनल एंगल्स एक दूसरे के बराबर हों, दूसरी शर्त क्या कि 2 साइड्स भी एक दूसरे के बराबर हों, तो उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इज 16 डिग्री लेस देन, यानी कि 16 डिग्री कम है। क्या चीज़ 16 डिग्री कम है? यानी कि जो थर्ड एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो पहले इनके एंगल के नाम मैं दे देता हूँ। जैसे ये एंगल जो है इसको मैं y का नाम दे देता हूँ और ये थर्ड एंगल है। ठीक है, ये यानी कि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड भी लिख दिया मैंने, लेकिन आप लोगों ने ये थर्ड नहीं लिखना। ठीक है, ये थर्ड एंगल हो गया। तो ये जो थर्ड एंगल है ये क्या है? ये 16 डिग्री कम है। ठीक है, लेस है। देन किससे कम है? ये जो लिखा हुआ है सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, यानी कि इसको मैं x का नाम दे दूं और इसको भी मैं x का नाम दे दूं, बिकॉज दोनों एक जितनी हैं या एक जैसे ही हैं, तो दोनों को x का नाम मैंने दे दिया। तो इन दोनों का सम जो है, लेट्स सपोज इन दोनों का सम क्या है? x प्लस x, तो कितना हो गया? 2x। तो वो ये बोल रहे हैं इस लाइन में कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके अंदर जो थर्ड एंगल है वो 16 डिग्री कम है इन दोनों के सम से। यानी इन दोनों के सम से मुराद क्या कि 2x से। तो कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया तो परेशान मत होइए, जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे क्या बोलता है वो? फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आपने तीनों एंगल जो हैं ट्रायंगल के मालूम करने हैं, जो कि ये है y, x, x, ये तीनों की वैल्यूज़ मालूम करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इक्वेशंस बनाता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लिख लिया मैंने सोल्यूशन लिखने के बाद हम जो सपोज कर रहे हैं, यानी इन तीनों एंगल्स को हमने x और y का नाम दिया है, तो इसी को स्टेटमेंट की सूरत में लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी जिसमें बता दिया लेट x एंड y आर द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ये तीनों जो हैं नाम मैंने रख दिए इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट की सूरत में भी बता दिया कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाए, तो क्वेश्चन को फॉलो करके बनाते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो थर्ड एंगल कौन सा है? मैंने बताया y है थर्ड एंगल। तो इसको अब यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये आ गया हमारा y जो कि थर्ड एंगल है। अब ये आगे क्या बोल रहा है? इज 16 डिग्री लेस, कि ये जो थर्ड एंगल है 16 डिग्री लेस है। तो यानी इस थर्ड एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम थर्ड एंगल इज इक्वल का साइन डाल देंगे, क्योंकि अब ये किसके बराबर है वो बताया जा रहा है ऊपर स्टेटमेंट के अंदर या क्वेश्चन के अंदर। तो थर्ड एंगल जो है वो 16 डिग्री लेस है। किससे 16 डिग्री लेस है? द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल, 2 इक्वल एंगल के सम से। तो ये 2 इक्वल एंगल है x x, तो इनको जमा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? यहाँ पे लिखूँगा 2x माइनस 16। अब दोबारा से शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो देखिए वही बात तो है जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताई गई है कि थर्ड एंगल जो है वो सम ऑफ 2 इक्वल एंगल से 16 डिग्री कम है। कम होने को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो मैंने बोला है वैसे ही इक्वेशन है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, शायद आप लोगों को आसानी हो। आइसोसेलेस का थर्ड एंगल जो है, ये थर्ड एंगल हो गया, वो 16 डिग्री कम है, यानी 16 को माइनस कर दिया। किससे? सम ऑफ 2 इक्वल एंगल
तो वो ये सम ऑफ टू इक्वल एंगल आ गए। तो आई होप इससे ज़्यादा कोशिश मैं कर नहीं सकता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहली इक्वेशन कैसे बनी। तो इसको दायरों को रिमूव कर देते हैं और इसको अब अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करूँ तो अब मैं क्या करूँगा, यानी कि इस y को लेके जाता हूँ इधर और इस -16 को लेके आता हूँ इधर। तो इसमें अब कैसे होगा, ये 2x जो है इधर का इधर ही है, ये y इधर प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस y हो गया। और जबकि -16 जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा तरतीब से लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x - y = 16। तो और ये इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम। तो इस तरह से पहली इक्वेशन जो है हमारी बन चुकी है। काफ़ी बच्चे शायद परेशान हो गए, सर जी ये ऐसे कैसे बन गई। तो देखिए बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इसके इक्वल है ना, तो इधर भी ये इसके इक्वल है। बस आगे यानी कि इस स्टेप में क्या था, इस स्टेप में ये था कि 16 पहले लिखा हुआ था, इस स्टेप में जो है 16 बाद में लिखा हुआ है। तो लेकिन है एक्चुअली दोनों एक दूसरे के इक्वल ही, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन की तरफ चलें तो अब वो इस क्वेश्चन में तो हमें बताई नहीं गई। जब क्वेश्चन में नहीं बताई गई तो अब सवाल पैदा होता है कि सर कैसे मालूम करें। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं बताई गई तो वो आपको क्वेश्चन से ही निकालनी होगी। कैसे निकालनी होगी, अब जैसे क्वेश्चन में ये तो बताया गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उनका जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है, जैसे x और y यानी x + y, जो इंटरनल एंगल का जो सम होता है कोई भी ट्रायंगल होगी वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस स्टेटमेंट से या इस ट्रुथ से या इस नॉलेज से हम सेकंड इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ, इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव करने के बाद इसको करते हैं ऊपर। तो अब यहाँ पे लिखते हैं एंड, कि हम दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो 3 एंगल्स है ना, एक तो x थी प्लस फिर x है और फिर प्लस y है और इज इक्वल टू किसके है 180 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x + y = 180। तो ये आ गए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस, और हैंस लिखने के बाद जो है दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख दो। पहले लिख दो 2x - y = 16, फिर आप लिख दोगे 2x + y = 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, और फिर आगे फिर जिस मेथड से भी आपने सॉल्यूशन मालूम करना है वो आप मालूम कर लीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एंड में मैं ये बताऊंगा कि मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में कि ये ट्रायंगल बनाते वक्त ख्याल रखिएगा। ख्याल आपने इस चीज़ का रखना है कि देखिए पहले इसके ये मिटा देते हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो, कि आप एक स्ट्रेट लाइन डालोगे स्केल की मदद से। स्ट्रेट लाइन डाल लिया ना, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको भी मिटा देता हूँ। लेट्स सपोज शुरू से बताता हूँ कि अगर जैसे आप स्केल लेके ऐसे स्ट्रेट एक लाइन डाल लोगे, उसके बाद आपके ज्योमेट्री बॉक्स का जो डी होगा उस डी को रखोगे इधर, और इधर से लेट्स सपोज आप 45 का एंगल बना लोगे, ठीक है। जैसे ऐसे एक लाइन डाल लोगे 45 से जो छू के जा रही है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। लेट्स सपोज ये 45 को छू के जा रही है ऐसे। फिर इधर से भी एक लाइन डालोगे जो कि इधर डी रखोगे, डी रखने के बाद इधर से आप 45 का एंगल बनाओगे तो वो भी एक ऐसे लाइन चली जाएगी। फिर ये दोनों लाइनें जहाँ पे आपस में मिल रही हो उसको डॉट से मेंशन कर दो, और उसके बाद इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को आपस में इन दोनों को रिमूव कर दोगे। फिर क्या होगा कि हमारी इंटरनल एंगल्स जो हैं दिखने में भी बराबर होंगे और जेन्युइनली आपको भी पता होगा बराबर होगा। तो ज़ुबानी बताओ ना तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है कि कोई एंगल कम होता है, कोई एंगल ज़्यादा होता है। तो एथिकली या जो एक जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो हम हर चीज़ को